जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम 2018 के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे और उसके अंदर हमारी 4 क्लासें हो चुकी है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर 19 सितंबर 2018 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसमें बोला गया है भी प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो विभिन्नताएं हैं वो हो सकती है, यानी जो प्रजनन यानी जनन करता है। अब ये जो विभिन्नताएं हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती है या फिर विभिन्नताएं किस में उत्पन्न होती है। आपको पता है भी जनन 2 प्रकार का होता है। भी जनन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अलैंगिक, एक तो होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। ठीक है। अब अलैंगिक के अंदर विभिन्नताएं नहीं मिलेगी भी आपको, यानी विभिन्नताओं का मतलब ये होता है भी माता और पिता से संतान का थोड़ा सा अलग होना, यानी लक्षणों का थोड़ा सा अलग होना, वो विभिन्नता हो जाएगी भी। ठीक है। तो अलैंगिक जनन के अंदर है वो विभिन्नताएं आपको नहीं मिलेगी, लैंगिक जनन के अंदर ही विभिन्नताएं मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इसके अंदर आपको 2 लिंग की आवश्यकता होती है, एक तो आप मेल की और एक फीमेल की। ठीक है। जिसके कारण है वो विभिन्नताएं आती है और नई जाति भी उत्पन्न हो सकती है भी। चीजें समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है भी प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान, यानी जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसके दौरान जो विभिन्नताएं आई, जो विभिन्नताएं उत्पन्न हुई, वो विभिन्नताएं है वो वसांगत हो सकती है भी। यानी वो विभिन्नताएं क्या है? वसांगत हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। ये परिवर्तित प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो विभिन्नताएं हैं वो परिवर्तित हो सकती है क्या, कम हो सकती है या संशोधित हो सकती है क्या? नहीं, वसांगत हो सकती है भी। ठीक है। वसानुगत का मतलब समझे भी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चलती रहती है भी। ठीक है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो अपने माता पिता से संतानों के अंतर वो स्थानांतरित होती रहती है भी। जैसे इन दोनों से एक ये मान लो भी यहां पे बच्चा उत्पन्न हुआ। अब इस बच्चे का किसी महिला के साथ में फिर विवाह होगा। ठीक है। तो इन दोनों से जो बच्चा उत्पन्न हुआ है इसके अंदर है वो कुछ ना कुछ विभिन्नताएं जरूर मिलेगी आपको। ठीक है ना। अब ये विभिन्नताएं हैं वो अब इनकी जब किसी लड़की के साथ शादी होगी फिर उनसे जो बच्चा उत्पन्न होगा उनमें फिर अपने माता पिता से जो भिन्नताएं हैं एक प्रकार से वो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो इस प्रकार से चलती रहती है भी। तो प्रजनन की जो प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो भिन्नताएं हैं वो वसांगत होती है, यानी वो अपनी क्या है माता पिता से स्थानांतरित है वो होती रहती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बोला गया भी द एसआई यूनिट ऑफ एसिलरेशन। एसिलरेशन होता है त्वरण, यानी त्वरण का मात्रक बताना है भी आपको। त्वरण का मात्रक क्या होता है ये बताना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं त्वरण होता क्या है। तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है भी। अगर वेग के अंदर परिवर्तन 0 है तो त्वरण 0 हो जाएगा भी। ठीक है। दूसरी बात यह है भी त्वरण घट रहा है भी, वेग में परिवर्तन की दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है तो इसका मतलब त्वरण घटेगा। तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं? उसे अपन ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं मंदन बोल सकते हैं भी, मंदन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात यह है भी धीरे धीरे, यानी जैसे जैसे त्वरण है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसे धनात्मक त्वरण बोलेंगे भी, उसे धनात्मक
त्वरण बोला जाता है। तो ये चीज बहुत बार पूछी जाती है भी, यानी वेग में परिवर्तन की दर है वो एक प्रकार से कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, यानी वेग में परिवर्तन की दर है वो कम हो रही है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, तो उसे मंदन या फिर ऋणात्मक त्वरण बोला जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहां पे वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस में u अपॉन में t होता है। v क्या होता है यहाँ पे, वेग, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग होता है। तो अपॉन में t यानी अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपॉन में t यानी समय। उसके बाद में त्वरण की जो असाई यूनिट होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है भी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है भी, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड होता है वो वेग का मात्रक होता है भी, वेग और चाल का मात्रक याद रखना समान होता है भी, वेग और चाल का मात्रक है वो समान होता है, मीटर प्रति सेकंड ही होता है। लेकिन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब ये -2 है ना, इसका मतलब होता है प्रति, उसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब होता है प्रति, यानी जो सेकंड है वो भाग में जाएगा भी, तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बोला गया है भी अल कक्षक में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। आपको सभी बता देता हूं मैं, अपने पास में कितनी कक्षाएं हैं, तो अपने पास में 4 कक्षाएं हैं भी, एक है के, एल, एम और एन, ये 4 कक्षाएं होती हैं। इन चारों कक्षाओं के बारे में किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था भी, नील्स बोर ने 4 कक्षाओं के बारे में बताया था, ठीक है। अब उसके बाद में नील्स बोर ने यह भी बताया था भी इसके अंदर जब अपन ये पहली कक्षा है, के कक्षा है, ये आपकी पहली कक्षा है, और उसके बाद में एल है वो दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है और ये चौथी कक्षा है। अब इसमें टोटल आपको ये बोल दे भी कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, 2n की स्क्वायर, 2n की स्क्वायर है वो किसी भी कक्षा के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2n की स्क्वायर काम में लिया जाता है। n यहाँ पे नंबर ऑफ कक्षा हो जाएगी भी, तो अगर मैं k कक्षा की बात करूं तो यहाँ पे 1 है, n का मान 1 हो जाए, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भी, k कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। उसके बाद में l कक्षा 2 नंबर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो यहाँ पे अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और m का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो 18 आ जाएंगे। उसके बाद में n का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 32, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो 32 आ जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है एल कोष की है, तो एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8 अधिकतम आ सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते भी, नेक्स्ट आगे आपको बोला गया है भी आयरन है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। अब आयरन है लोहा, ये लोहा, लोहे को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जला दिया, जलाएंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा भी, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, ये बनेगा आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। फेरिक ऑक्साइड है, इसका मतलब क्या है भी, यहाँ पे लोहा Fe है ये +3 की फॉर्म में है और ऑक्सीजन है वो -2 की फॉर्म में है भी, ठीक है। नहीं तो जैसे मैं अपन बात करूं FeSO4, तो ये क्या है, ये आपका फेरस सल्फेट है भी, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है। और यहां पे जो Fe है, यहां पे जो लोहा है वो +2 की फॉर्म में है भी, +2 की फॉर्म में, तब फेरस बोल दिया हमने, और +3 की फॉर्म में आएगा तो उसे फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। और ये आपका एक प्रकार से क्या होता है, अवक्षेप होता है भी, अवक्षेप होता है। अवक्षेप का मतलब क्या है, पानी के अंदर घुलनशील नहीं है ये, ठीक है ना, अवक्षेप है, पानी के अंदर घुलनशील नहीं है। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसको इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं अपन, जैसे फेरस सल्फेट आपके पास में FeSO4 फेरस सल्फेट होता है, FeSO4 7s2 होता है ये, ठीक है, FeSO4 7s2 फेरस सल्फेट 7s2 होता है। जब इसको एक प्रकार से गर्म किया जाता है तो ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्लस में SO2 और प्लस में SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। अब ये क्वेश्चन है वो 2022 के अंदर पूछा गया है, निम्नलिखित में से ये अभिक्रिया दे दी आपको, और निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेप है,
तो आपका अवक्षेप कौन सा हो जाएगा जो कि सॉलिड अवस्था के अंदर होता है, वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा भाई। चीजें समझ में आई क्या? तो इसके अंदर आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको बोला गया है बी ए फोर्स ऑफ 350 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 500 kg, सो द एक्सीलरेशन ऑफ द ए बॉडी। अब इसमें दिया गया है भी आपके पास में जो फोर्स है, बल है, बल आपको दे दिया भी, बल आपके लिए 350 न्यूटन है और एक बॉडी का मास है, द्रव्यमान है वो 500 kg है। तो आपको त्वरण ज्ञात करना है भी। आपको क्या ज्ञात करना है? त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला मैं आपको अभी बता के आया हूं भी। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है आपके पास में v माइनस में u अपॉन में t। तो सर जी यहाँ पे न तो प्रारंभिक वेग है और न अंतिम वेग है, कोई दिक्कत नहीं है भी। एक मैं आपको बल का फॉर्मूला बता देता हूं भी। F बराबर क्या होता है? ma होता है भी, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन होता है भी। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब आपको तो त्वरण ज्ञात करना है, तो त्वरण ज्ञात करना था a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर m को दूसरी साइड में भेज दो तो m भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या? F बटा m। F बटा m, F आपके पास में कितना है? 350 है भी, 350 न्यूटन है। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 500 kg आ जाएगा भी द्रव्यमान। 0 से 0 कैंसिल कर दो और 5 7 35, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा भी, 0.7। और एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण को आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखोगे भी। तो यहाँ पे आपके पास में अगर प्रति का निशान नहीं लगा है ना भी, इस प्रकार से मीटर और इस प्रकार से सेकंड है, तो इसका मतलब प्रति का निशान नहीं लगा, तो इसमें माइनस का टू लगाओगे आप। अगर प्रति का निशान लगा हुआ है जैसे मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब क्या? अभी माइनस की यहाँ पे पावर नहीं आएगी, फिर आप डायरेक्ट पॉजिटिव पावर लिखो। इसकी डायरेक्ट है वो पॉजिटिव पावर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने प्रति का साइन पहले ही लगा रखा है भी इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है भी? किसके बनने के कारण है वो ये भूरे रंग का हो जाता है? आपको पता है भी सिल्वर क्लोराइड है जिसे अपन बोलते हैं AgCl। AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है। जब इसको सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाता है, सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है? Ag अलग हो जाता है और प्लस में Cl है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अब पहले AgCl का जो रंग था वो कैसे था? सफेद था भी। AgCl ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सफेद रंग का था। और जैसे ही हमने क्या किया, सूर्य का प्रकाश इस पे लगाया, सूर्य के प्रकाश में इसको खुला छोड़ा, तो ये Ag प्लस में Cl हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया भी ये क्या है? एक प्रकार से इसका अपघटन हो गया। और यहाँ पे जो क्लोरीन है, जो आपका सिल्वर और क्लोरीन है, ये एक प्रकार से क्या हो जाएंगे? आपका इसमें सिल्वर का जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा भाई। सिल्वर का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको पूछा है भी सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो किसके बनने के कारण है वो सिल्वर का किसके बनने के कारण है वो भूरा रंग हो जाता है? दूसरी बात, यहाँ पे ये इक्वेशन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इक्वेशन है? तो जब एकल अभिक्रमक को उष्मा देकर के या फिर सूर्य के प्रकाश में या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करके और उसको 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर तोड़ दिया जाता है, तो उससे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं भी। इसे क्या बोला जाता है? वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। और वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है भी। एक तो आप विद्युत अपघटन करवा के, विद्युत धारा प्रवाहित करवा के इसका अपघटन करवा सकते हो, तो वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरा है वो आपका एक प्रकार से उष्मा देकर के, तो वो तापीय उपघटन अभिक्रिया बोल दो या फिर उष्मीय उपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। उष्मीय उष्मा दे रहे हो आप, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। और दूसरी है वो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी भी। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है ये। अब यहां पे क्या है? सिल्वर धातु, तो आपका क्या बनेगा? सिल्वर धातु के बनने से, सिल्वर धातु है ना ये भी, सिल्वर एक धातु ही है ये, तो सिल्वर धातु के बनने से उसका रंग कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। अब सर जी सिल्वर आयन क्यों नहीं हुआ? सिल्वर आयन का मतलब समझो आप। आयन का मतलब है कोई चीज है, जैसे मैं यहाँ पे एक आसान सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे सोडियम है। अब इसके परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है।
उसके बाद में पहले ऑर्बिट में क्या है, पहले ऑर्बिट पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, और तीसरी कक्षा के अंदर है वो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 1, 2 8 और 1। अब देखो, अब सोडियम, अब क्या है, सोडियम धातु अभी, अब सोडियम धातु है और आयन का मतलब ये हो गया भी सोडियम आयन कब बनेगा, जब ये अपना स्थायित्व कंप्लीट कर लेगा। स्थायित्व का मतलब क्या हो गया भी बाहरी ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये स्थायी बन जाएगा। अब जैसे ही सोडियम स्थायी बनेगा तो उसके नाम के आगे लग जाएगा सोडियम आयन, सोडियम आयन। चीजें समझ में आ गई क्या? अब ये क्या करेगा भी अपना स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। भी स्थायित्व तो तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो 7 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो इसीलिए ये क्या करेगा भी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना उचित समझेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना धनायन बन जाता है। भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ऋणायन होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो धनायन बन जाएगा। तब क्या है, सोडियम जब अपना स्थायित्व, कोई भी तत्व हो जब अपना स्थायित्व कंप्लीट कर लेता है, भारी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसके, तब वो सोडियम यानी आयन बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। तो यहां पे हम आयन थोड़ी ना बना रहे हैं, यहां पे आयन थोड़ी ना बन रहा है, यहां पे तो अपन अलग अलग कर रहे हैं। तो ये एक धातु है, तो यहां पे सिल्वर धातु हो जाएगी। भी चीजें समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी फॉर ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। यानी वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, यानी कोई इमेज है, कोई आभासी, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। कोई मिरर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो उसका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कितना होगा, यानी आवर्धन कितना होगा। इंग्लिश के क्वेश्चन डर के क्लास को मिस मत कर देना भैया, सब कुछ मैं आपको आसानी से आसान भाषा के अंदर है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर ए वर्चुअल यानी कोई प्रतिबिंब, कोई दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो उसका आवर्धन क्या होगा। अब आवर्धन का खेल समझो, सारा का सारा आवर्धन के ऊपर ही चल रहा है सिस्टम दर्पण वाला। तो आवर्धन का मतलब होता है भी अगर आवर्धन प्लस है तो क्या होगा, अगर आवर्धन प्लस यानी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है भी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। भी प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा, और आभासी हमेशा सीधा होता है। भी आभासी प्रतिबिंब होगा ना वो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। भी चीजें समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर आवर्धन आपका माइनस में आया है, आवर्धन अगर माइनस में आया है तो इसका मतलब होता है आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। इस टाइप के क्वेश्चन 2022 के अंदर तो बहुत पूछे गए हैं। भी कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में आगे बात करता हूं मैं, अगर आवर्धन आपका 1 है, अगर आवर्धन आपका 1 आया तो इसका मतलब क्या है भी आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब समान आकार का मतलब क्या है भी जितनी आपकी वस्तु है, जितनी साइज की वस्तु है उतनी ही साइज की आपका प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु बराबर में आपका प्रतिबिंब, वस्तु बराबर में प्रतिबिंब। अगर आपका आवर्धन है वो 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है भी समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात यहां पे अगली बात यह है भी अगर आपका आवर्धन 1 से कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है तो उसका मतलब क्या है भी प्रतिबिंब छोटा बनेगा। भी प्रतिबिंब है वो आपका छोटा बनेगा वस्तु से। और उसके बाद में अगली कंडीशन है, अगर आवर्धन आपका 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा वस्तु से। चीजें यहां तक क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मैग्निफिकेशन निकालने की। मैग्निफिकेशन को अपन एम से लिखते हैं, आवर्धन एम होता है और फॉर्मूला होता है इसका -v/u दर्पण के अकॉर्डिंग। -v/u 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये दर्पण का मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है। अगर आपको लेंस का पूछ ले, आपको लेंस का अगर लेंस के अंदर अगर मैग्निफिकेशन पूछ ले तो क्या होगा, तो यहां पे v नहीं लगेगा भाई, सॉरी माइनस नहीं लगेगा, v/u हो जाएगा भाई, v/u। अब सर जी v क्या है, u क्या है, तो v होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, तो u होता है बिंब की दूरी, बिंब यानी वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी।
चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला है भी आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। मैंने क्या बोला, अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा है तो इसका मतलब आपका आवर्धन क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। चीजें समझ में आगे क्या, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब उसके अंदर आपको बोला गया है भी परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से कहां पे होती है भी ये, और ये आ गया। अब इसमें देखो भी जैसे धरती के क्रोड में होती है, या फिर परमाणु रिएक्टर में होती है, या फिर सागर की लहरों में होती है, या फिर सूर्य में होती है। परमाणु संलयन की बताना है आपको, परमाणु संलयन की क्रियाएं कहां पे होती है। दूसरी होती है एक परमाणु विखंडन की क्रियाएं, परमाणु विखंडन की जो क्रियाएं हैं वो कहां पे होती है। अब देखो भी परमाणु संलयन का मतलब हो गया भी एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं भी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड होना। तो परमाणु संलयन के अंदर क्या होगा, परमाणु संलयन में हो जाएगा भी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर दो हल्के परमाणु है आपके पास में, दो हल्के परमाणु हैं, हल्के परमाणु, दो हल्के परमाणु मिलकर के क्या बना लेंगे, एक भारी परमाणु बना लेंगे भी। एक दो हल्के परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, एक भारी परमाणु बना लेंगे भी, ठीक है, और ऊर्जा मुक्त कर देंगे। तो दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं, या फिर भारी नाभिक बनाएंगे और ऊर्जा मुक्त हो जाएगी भी, ऊर्जा है वो मुक्त हो जाएगी। ये होता है परमाणु संलयन के अंदर। परमाणु संलयन की जो प्रक्रिया होती है वो सूर्य के अंदर होती है भी, सूर्य में परमाणु संलयन की प्रक्रिया हो जाएगी भी, ठीक है। और जो एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं हाइड्रोजन बम है उसके अंदर भी यही प्रक्रिया होती है भी, हाइड्रोजन बम के अंदर है वो यही प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम ट्राइटियम है, इन सभी में भी परमाणु संलयन की क्रिया ही होती है भी, ठीक है। परमाणु विखंडन क्या होता है, परमाणु विखंडन है वो एक प्रकार से परमाणु रिएक्टर के अंदर अपन ये बोल सकते हैं भी जो परमाणु बम होता है ना, परमाणु बम होता है उसके अंदर है वो परमाणु विखंडन की क्रिया होती है भी, ठीक है। परमाणु विखंडन की क्रियाएं होती है। चीजें समझ में आ गई क्या, तो इसके अंदर आपका सूर्य सही हो जाएगा भी, सूर्य के अंदर है वो ये प्रोसेस होती है भी। चीजें समझ में आई क्या, आगे चलें। अब नाभिकीय विखंडन या फिर परमाणु विखंडन क्या होता है, तो वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक भारी परमाणु का नाभिक है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी दो नाभिकों में विभाजित होना भी। इसके अंदर क्या था, दो हल्के परमाणु मिलकर के एक का निर्माण कर रहे थे, और इसमें क्या है भी एक भारी परमाणु होगा वो दो अलग अलग के अंदर है वो टूटेगा भी, ठीक है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको बोला गया है भी मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर एज 12, फाइंड आउट इट्स वैलेंसी, यानी आपको इसकी वैलेंसी बतानी है, संयोजकता बतानी है भी। मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक परमाणु संख्या कितनी है, 12 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है और आपको इसकी संयोजकता बतानी है, संयोजकता कितनी है, संयोजकता वैलेंसी कितनी है। तो वैलेंसी हमें लास्ट ऑर्बिट से पता चलती है भी। देखो भी अगर 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल कर लो आप। पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भी, ठीक है। और तीसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे, तो टोटल हो गया आपके पास में 8 और 2 10। अब तीसरे ऑर्बिट के अंदर है वो आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना हो जाएगा, 2 8 और 2। अब इसके अंदर देखो भी, अब इसकी वैलेंसी देख लो। वैलेंसी के अंदर क्या हो जाएगा इसका भी, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे भी, आयन बनेगा, तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या फिर ये क्या करे 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले भी, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए ये क्या करेगा भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है भी, इलेक्ट्रॉन त्यागना एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना है वो आपका एक प्रकार से पॉजिटिव होगा भी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नेगेटिव आएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है भी, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है वो 2 होती है। तो अपन इसको पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में नहीं दर्शा सकते भी, ठीक है ना भी। अपन ये नहीं दर्शा सकते भी मैग्नीशियम की +2 यहां पे वैलेंसी होती है, उसकी -2 होती है, नहीं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या फिर एक प्रकार से
इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस चीज को ही अपन दर्शाते हैं। भी अगर ये यहाँ पे ये मान लो भी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको अपन ये वैलेंसी 3 बता देते। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको अपन 1 बता देते। भी सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है भी, ठीक है। इसको +1 के रूप में नहीं लिखेंगे, +1 के रूप में नहीं लिखेंगे, तभी है वो ये आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या हुआ था, डिलीट हुआ था। चीजें समझ में आ गई? तो इसकी वैलेंसी 2 ही होती है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। कौन सा वर्ग है जिनके प्राणियों में जो श्वसन होता है वो गलफड़ों के द्वारा होता है या फिर फेफड़ों के द्वारा होता है? तो यहां पे आपका जो मत्स्य है, मत्स्य के अंदर आता है मछली, मत्स्य के अंदर है वो मछली आता है, और मछली है वो अपनी श्वसन की जो क्रिया करती है वो गलफड़ों से करती है, गलफड़ों से करती है। उसके बाद में पक्षी आता है। पक्षी है वो अपना जो एक प्रकार से श्वसन की जो क्रिया है वो फेफड़ों के द्वारा कर देगा भी, ये फेफड़ों के द्वारा कर देगा। सरीसृप है, सरीसृप है ये अपना, तो आपका सरीसृप है ये भी फेफड़ों के द्वारा, ये भी फेफड़ों के द्वारा है, वो क्या करेगा, सांस लेगा भी। उभयचर होता है ना, ये सभी त्वचा के द्वारा भी ये सांस लेता है, त्वचा के द्वारा, और गलफड़ों के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा भी सांस लेता है, और फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा भी सांस लेता है। और उभयचर के अंदर है वो मेंढक आ जाएगा भाई, मेंढक है वो आपका त्वचा के द्वारा भी सांस लेगा, गलफड़ों के द्वारा भी सांस लेगा, और फेफड़ों के द्वारा भी सांस ले लेगा भाई, ठीक है। तो ये उभयचर है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझ में आ गई? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। आगे आपको बोला गया है भी इन नेगेटिव एक्सीलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी अपन ये बोल सकते हैं भी नेगेटिव एक्सीलरेशन, भी ऋणात्मक, नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक हो गया भी, एक्सीलरेशन का मतलब हो गया भी त्वरण। भी ऋणात्मक जो त्वरण है, जो ऋणात्मक त्वरण है उसमें वस्तु का, उसमें पिंड का या फिर बॉडी का या फिर पिंड का जो वेग है वो क्या होगा भी, पिंड का वेग क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो ऋणात्मक त्वरण में पिंड का वेग क्या होगा अभी मैं आपको बता के आया हूं भी। ऋणात्मक त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण जिसे अपन क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं भी, ठीक है, मंदन कहा जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर है वो आपका जो वेग है वो घट जाता है भी, वेग समय के साथ है वो घटने लग जाता है, और समय के साथ जब वेग घटने लग जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण या फिर ऋणात्मक मंदन बोला जाता है। और समय के साथ जब वेग बढ़ेगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, समय के साथ जब वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे धनात्मक, धनात्मक त्वरण बोला जाता है भी, उसको क्या बोला जाता है, धनात्मक त्वरण कहा जाता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा भी, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, घटेगी, क्या हो जाएगी, घटेगी। चीजें समझ में आ गई क्या, डिक्रीज होगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है वेलोसिटी का जो यहाँ पे एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो एक्सीलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी। चीजें समझ में आ गई। आगे देखो भी नेक्स्ट, और यहां पे अगर मैं बात करूं भी वेग किसे कहते हैं, तो वेग है वो एक प्रकार से कुल विस्थापन बटा समय, यानी आपने जितना विस्थापन किया है दिए गए समय में, जितना आपने विस्थापन किया है वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेग हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है एक एप्लीकेशन के ऊपर है वो एक शानदार सा ऑफर चल रहा है अभी, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑफर में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और जितने भी टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर नोट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सभी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और यह सब्सक्रिप्शन आपको मात्र और मात्र 99 रुपीज के अंदर वो दिया जा रहा है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी, ठीक है। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब चलिएगा अपने क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं मैं। अब यहां पे क्वेश्चन अपना ये आता है भी निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता,
किसके अंदर कोई भी कार्य नहीं किया जाता, तो आपको पता है भी कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला W बराबर क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F.D। F होता है बल, बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। दूसरा आपके पास में कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा भाई, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, मात्रक, कार्य का मात्रक है वो जूल होता है भी, ठीक है। उसके बाद में W बराबर आपके पास में VQ भी होता है। W बराबर क्या होता है, VQ, यानी V होता है यहाँ पे विभवांतर और Q यहाँ पे होता है कूलाम, तो W बराबर VQ भी होता है, ये चीज भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो भी एक कुल्ली किसी बस से किसी कार तक वजन, कोई बस है उससे लेकर के और किसी कार तक वजन ले जाता है, तो इस कंडीशन में कार्य हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है जी। उसके बाद में आगे देखो, एक कुल्ली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है, तो इस कंडीशन में भी वेग भी हुआ है, भी वजन भी उसने उठा रखा है और उस वजन को कार तक यहां पे विस्थापन भी हुआ है भी, उसमें क्या है, विस्थापन भी हुआ है, तो बिल्कुल सही है भी, उसने बल भी लगाया और विस्थापन भी लगाया, दोनों सही है इसके अंदर। कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। अब देखो भी कपिल 10 केजी भार लेकर खड़ा है, ये तो बात सही है भी, वो बल तो लगा रहा है भी, बल तो वो लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या नहीं हुआ, विस्थापन है वो शून्य है, विस्थापन नहीं हुआ, तो इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर है वो कार्य नहीं हुआ। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब क्या भी, अरुण क्रिकेट खेल रहा है तो उसके अंदर है वो विस्थापन भी हो रहा है भी, विस्थापन भी हो रहा है और वो बल भी लगा रहा है भी, क्रिकेट खेल रहा है तो दोनों कंडीशन हो रही है, तो इसका मतलब इसमें कार्य हो रहा है। और सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है, तो सचिन है वो 4 किलोमीटर चल रहा है, तो इसके अंदर भी वो क्या है, एक प्रकार से पेशीय बल लगा रहा है और वो क्या है 4 किलोमीटर चलता जा रहा है, तो विस्थापन भी है और बल भी है, तो इसमें भी कार्य हो रहा है भी। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर आपका बल नहीं हुआ, आपका विस्थापन नहीं हुआ, जिसके कारण आपका कार्य नहीं होगा भी। अब देखो भी कार्य है ना, आप याद रखना हमेशा, कार्य आपका क्या होगा, कार्य आपका 3 कंडीशन हो सकती है। एक तो कार्य आपका शून्य हो सकता है भी, दूसरी कंडीशन कार्य है वो आपका धनात्मक हो सकता है, और तीसरी कंडीशन आपकी कार्य है वो ऋणात्मक भी हो सकता है भी, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। ये क्वेश्चन 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो भी शून्य कैसे होगा, शून्य है वो आपका पता है भी, जैसे ही अपन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं भी, W बराबर क्या होता है, कार्य, W कार्य होता है, F.D होता है भी, और जैसे ही यहां से अपन क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, तो आपके पास में क्या आ जाता है, W बराबर आपके पास में F.D और या F.D यानी बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन कोस थीटा आ जाएगा भाई, कोस थीटा आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी, आपको पता है भी कोस 90 का मान, कोस 90 डिग्री के ऊपर मान है वो 0 होता है भी। अगर कोस 90 डिग्री के ऊपर मान 0 है, अब कोस का मतलब क्या है भी, बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल है वो है यहाँ पे कोस थीटा। अगर कोस दोनों के बीच में 90 डिग्री कब हो सकता है, जब आपने क्या है भी यहाँ पे वजन उठा रखा है और आप है वो चलते जा रहे हो इस प्रकार से, तो आपका विस्थापन तो हो गया इस प्रकार से, और आप बल लगा रहे हो इस साइड में, आपने ऊपर वजन चक रखा है, तो इस साइड में आपने क्या है यहाँ पे इसके अंदर है वो एक प्रकार से आपका क्या हो रहा है, वजन आप ऊपर लगा रहे हो, तो इस कंडीशन के अंदर है वो आपको क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का एंगल है, तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, कोस 90 का मान 0 होता है, तो इस पूरी इक्वेशन का मान 0 हो गया, तो इसका मतलब इस कंडीशन में आपका कार्य है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये धनात्मक कब होगा, जब आपने जिस दिशा के अंदर बल लगाया, ये मान लो भी मैंने इस दिशा के अंदर बल लगाया और आपका विस्थापन भी इस दिशा में हो गया, जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन हो गया, तो वहां पे आपका कार्य है वो धनात्मक होगा। और जिस दिशा में आपने बल लगाया उस दिशा के विपरीत दिशा में क्या हो गया भी विस्थापन हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर है वो ऋणात्मक हो जाएगा भी। चीजें समझ में आ गई, तो कार्य है वो तीनों कंडीशनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है भी। आगे आपको दे रखा है भी अंतर श्वसन की कंडीशन दे रखी है आपको। अब इसमें आपको बोला गया है भी सांस छोड़ने की प्रक्रिया में निःश्वसन बोला गया है आपको। निःश्वसन की कंडीशन में क्या होता है, निःश्वसन का मतलब होता है सांस छोड़ना, निःश्वसन का मतलब क्या होता है, सांस
छोड़ने की प्रक्रिया में, सांस छोड़ने की प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है अभी, ठीक है। और एक होता है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन का मतलब क्या होता है? अंतःश्वसन का मतलब होता है सांस लेना। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है? अब यहां पे आपको पूछा है भी सांस छोड़ने की प्रक्रिया में क्या होता है भी? फसलियां टूटना, फसलियां है वो टूट जाती है, पहला ये है। दूसरा आपके पास में वायु का अंतर्ग्रहण होता है भी, वायु अंदर ली जाती है क्या? या फिर तीसरा है फेफड़ों का सिकुड़ना, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं क्या? या फिर चौथा है फेफड़ों का फूलना, फेफड़े फूलते हैं क्या? देखो, जब सांस है वो आप छोड़ते हैं, सांस छोड़ोगे तो उस कंडीशन के अंदर वो आपके फेफड़े वो सिकुड़ जाते हैं, फेफड़े है वो सिकुड़ जाते हैं। और जब आप सांस लेते हो, अंतःश्वसन लेते हो, अंतःश्वसन करते हो, तो उसमें क्या है? आपके फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़े फूल जाते हैं और वायु का है वो अंतर्ग्रहण हो जाता है भी। तो दोनों याद रखेंगे, निःश्वसन यानी फेफड़े सिकुड़ेंगे, सांस छोड़ना होता है, और अंतःश्वसन का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना। तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर टुगेदर कॉल्ड इज, यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मिश्रण, स्थितिज ऊर्जा का मिश्रण या फिर मिलन क्या कहलाता है? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं भी ये। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के एक साथ को क्या बोला जाता है? तो गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। इसमें गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है भी, और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। याद रखना, स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी किसके ऊपर निर्भर करती है? ऊंचाई के ऊपर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी, जितना ज्यादा आपके पास में ऊंचाई होगा, उतनी ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी भी। दूसरी बात याद रखना भी, गतिज ऊर्जा है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती भी, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। याद रखना, हमेशा धनात्मक होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी के अंदर, हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है भी द्रव्यमान तो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, इसमें mv² है। द्रव्यमान तो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, भी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वेग है वो ऋणात्मक हो सकता है भी, वेग धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। अब देखो भी, अगर वेग ऋणात्मक है, अगर ये मान लो भी वेग ऋणात्मक आ गया, तो v² है भी यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा भी। तो इसीलिए आपका गतिज ऊर्जा है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा क्या होता है भी? धनात्मक होता है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा को। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? यहां पे देखो भी, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है भी, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब NH3 है तो इसके अंदर आपका पूछा गया नाइट्रोजन की संयोजकता पूछी गई है। तो नाइट्रोजन की संयोजकता यहां पे ये लो नाइट्रोजन, ये लो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन के पास में बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 7 है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्या करेगा? या तो 5 का डोनेट कर दे या फिर ये 3 ग्रहण कर ले भी। तो ये साझेदारी के समय ये क्या करेगा भी? 5 डोनेट करेगा, 5 त्यागेगा, तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए ये क्या कर लेता है भी? 3 है वो त्याग देता, 3 है वो ग्रहण कर लेता है भी, 3 ग्रहण कर लेता है। 3 ग्रहण करेगा तो ये क्या करेगा फिर? 3 NH3 यानी 3 हाइड्रोजन जोड़ेगा भी, ये 3 है वो हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो 1 हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ गया, और उसके बाद में 1 हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ गया, और इसको क्रॉस से दर्शा देते हैं, ठीक है। और 1 हाइड्रोजन आपके पास में यहाँ पे आ गया। अब हाइड्रोजन के पास में, प्रत्येक के पास में क्या भी? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी अपना स्थायित्व कंप्लीट करना चाहता है भी। हाइड्रोजन को क्या है भी? 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट में, तो ये स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए अपने बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा भी, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तभी है वो अपना स्थायित्व कंप्लीट कर पाएगा। तो यहां से इस प्रकार से, यानी आपकी नाइट्रोजन की जो वैलेंसी कंप्लीट होगी वो तो इस प्रकार से हो जाएगी। अब ये हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा तो इस प्रकार से साझेदारी हो जाएगी इसकी।
और यहां से ये आपके पास में इस तरीके से है, वो ये इसकी वैलेंसी बन जाएगी। चीजें समझ में आ गई क्या? तो इसके अंदर आपको पूछा क्या है, पूछा आपको ये है भी अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी कर रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी कर रहा है, तो इसीलिए इसकी जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लो भी ये क्या कर रहा था, अभी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, तो इसके ऊपर माइनस आना चाहिए था, तो अब इसने वैलेंसी देखो क्या दे रखी है, संयोजकता देखो भी यहाँ पे कुछ भी कोई भी निशान नहीं दे रखा भी प्लस या माइनस। ठीक है ना, तो इसीलिए वो क्वेश्चन है वो रीट में लगा था और इसी कारण है वो डिलीट हुआ था भी क्वेश्चन। मैं पहले बता के आया ना, मैग्नीशियम की हमने वहां पे संयोजकता वैलेंसी निकाली थी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला है भी ऑक्साइड react with acid as well as base, यानी बेस का मतलब होता है क्षार। बेस का मतलब क्या होता है भी क्षार होता है, और एसिड का मतलब होता है आपके पास में अम्ल। एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल होता है भी। तो इसके अंदर आपको पूछा गया है भी ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों से भी प्रभावित होते हैं, यानी ऐसे कौन से ऑक्साइड हैं जो एक प्रकार से अम्लीय ऑक्साइड भी बनाते हैं और क्षारीय ऑक्साइड भी बनाते हैं भी, ऐसे कौन से हैं, तो उस ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, उस ऑक्साइड को अपन बोलते हैं एक प्रकार से। यहां पे देखो सबसे पहले ये देखो भी धातुएं होती है ना, धातुओं के जो ऑक्साइड है, धातुओं के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। याद रखना, धातुओं के जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो क्या होंगे, अम्लीय होंगे। ऐसे अम्लीय और ऐसे अधातु, इस प्रकार से याद रख लो। अब कुछ एक ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो क्या होंगे, क्षारीय और अम्लीय, यानी कुछ धातु है जो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके एक प्रकार से क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, अधातु है वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। लेकिन कुछ एक ऐसे कंपोनेंट मिलेंगे आपको जो क्या है, क्षारीय ऑक्साइड भी बनाते हैं और वही अम्लीय ऑक्साइड भी बनाते हैं, तो उससे क्या बोल देंगे, उससे एम्फोटेरिक बोल देंगे, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड बोल देंगे। और उभयधर्मी ऑक्साइड के अंदर कौन कौन आता है, तो हमेशा याद रखना उभयधर्मी ऑक्साइड के साथ में एल्यूमिनियम और जिंक आता है। एल्यूमिनियम और जिंक है ना, ये दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, यानी ये क्षारीय ऑक्साइड भी बनाते हैं और अम्लीय ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जिसे एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एक प्रकार से क्षारीय ऑक्साइड भी होते हैं और अम्लीय ऑक्साइड भी बनाते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी इन नेगेटिव एक्सीलरेशन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये अपन तो कर चुके हैं अभी, ये तो अपन कर चुके हैं, डिक्रीज यानी दोबारा आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक कर दीजिएगा अभी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी आपके लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी बेहतर आपके लिए करें भी। ठीक है ना, तो क्लासों को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भी, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। इट्स ओके। तो बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा क्लास को भी। अब देखो भी द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन, अभी आपको इसी क्लास के अंदर मैंने बताया है भी कार्य, वर्क का मतलब क्या होता है भी कार्य है भी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है धनात्मक कब होगा भी, बल द्वारा जो हमने कार्य किया वो कार्य धनात्मक कब हो सकता है। फोर्स का मतलब होता है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा। मैंने आपको यही बताया था भी कार्य 3 प्रकार के होते हैं, कार्य है वो आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका शून्य हो सकता है जब दोनों के मध्य में 90 डिग्री का कोण हो, दूसरा आपका क्या है धनात्मक हो सकता है। धनात्मक कब हो सकता है, जब आपने जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में गति हो गई, उसी दिशा में विस्थापन हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा ये कार्य धनात्मक हो जाएगा। और तीसरा था ऋणात्मक, ऋणात्मक कब होगा, जब आपने बल लगाया इस दिशा में और गति भी इस दिशा में, बल के विपरीत गति होती है, उस कंडीशन के अंदर है वो आपका जो कार्य है वो ऋणात्मक होगा भी। और जब
वस्तु यानी बल और विस्थापन के मध्य में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, बल और विस्थापन के मध्य में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, उस कंडीशन के अंदर है वो आपका कार्य शून्य हो जाएगा। या फिर आपने बल लगाया, कार्य हुआ ही नहीं, आपने क्या किसी दीवार को खिसकाने के लिए बल लगाया और दीवार खिसकी नहीं, तो उस कंडीशन में भी आपका कार्य वो शून्य हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा द डिस्प्लेसमेंट इज एन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस दिशा के अंदर विस्थापन बल की दिशा में हो, जिस दिशा के अंदर विस्थापन है उसी दिशा के अंदर आपने बल लगाया, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? कार्य है वो धनात्मक हो जाएगा भी। तो जिस दिशा में विस्थापन होगा उसी दिशा में बल लगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? कार्य धनात्मक हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, आगे आपको बोला गया है बी लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट इन द सेल ऑफ द रूट आर कॉल्ड, यानी जो जड़ों की कोशिकाओं में लंबे बाल जैसी भागों को क्या कहा जाता है? वे जड़ है, उनकी जो कोशिकाएं हैं उसमें लंबे जो बाल जैसी कोशिकाएं होती है, बाल जैसी जो भाग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो यहां पे आपके पास में ये आ गया, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? रूट हेयर बोलेंगे। यानी रूट हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल, हेयर का मतलब बाल, यानी जड़ रूपी बाल बोल सकते हैं, एक प्रकार से जड़ बाल बोला जाता है भी, जड़ बाल, उसे जड़ बाल बोलेंगे भी। जैसे आपने देखा होगा अभी, पहले तो एक रूट है वो इस प्रकार से चलती है, इतनी बड़ी है, फिर वो धीरे धीरे पतली होती इस प्रकार से एकदम महीन पतली हो जाती है, और वो आगे इस प्रकार से जड़वाल से निकल आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इस प्रकार से धागे नुमा, तंतु नुमा है, वो बाल नुमा है, वो इस प्रकार से ये जड़ें फैली होती है भी। अब इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ये बोला है इसने, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को अपन बोलेंगे जड़ बाल बोलेंगे भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिवन लेस एज पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी पानी के अंदर एज पॉजिटिव आयन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर एच पॉजिटिव आयन कम देता है भी? एच पॉजिटिव आयन है वो कम देता है। ऐसा कौन सा एसिड है, ऐसा कौन सा अम्ल है, ऐसा कौन सा अम्ल है जो एच पॉजिटिव आयन देता है? पानी के अंदर अपन ने घोल दिया तो कम एच पॉजिटिव आयन दे, कम एच पॉजिटिव आयन दे, ऐसा कौन सा अम्ल है? तो यहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये होता है H2SO4, जो कि एकदम प्रबल अम्ल है भी। ये क्या है? प्रबल। प्रबल का मतलब होता है मजबूत, ये मजबूत अम्ल है, मजबूत अम्ल है, तो इसमें H पॉजिटिव आयन है वो बहुत ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन है वो ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो ये जब जल में घोलेंगे तो H पॉजिटिव आयन ज्यादा देगा भी, तो ये तो नहीं है। इसके बाद में एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल, और ये एक प्रकार का आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है भी, ये दुर्बल अम्ल है, और ये क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन इसमें कम है भी, तो ये एक प्रकार से जल के अंदर घोलेंगे तो कम H पॉजिटिव आयन देगा। और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl बोलते हैं, और ये भी क्या है? प्रबल अम्ल है भी, ये भी प्रबल अम्ल है, तो इसमें भी H पॉजिटिव आयन है वो क्या है? ज्यादा है, ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, और ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका एक प्रकार से प्रबल अम्ल है, ये भी क्या है? प्रबल अम्ल है, और ये H पॉजिटिव आयन है वो ज्यादा देगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा, जो कि क्या है? H पॉजिटिव आयन जब पानी में मिलाएंगे तो ये दुर्बल अम्ल है, तो H पॉजिटिव आयन है वो कम देगा भी। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है भी एक प्रकार से हाई स्पीड, ध्वनि वेव का मतलब हो गया भी ध्वनि। तो निम्न में से कौन सा अल्ट्रासाउंड तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? भी अल्ट्रासाउंड जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, निम्न में से कौन सा अल्ट्रासाउंड तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है भी? अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती है उनका यूज नहीं किया जाता, औद्योगिक उपयोग नहीं किया जाता, वो आपको बताना है। तो अल्ट्रासोनिक स्पाई के अंदर, ये अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग है, अल्ट्रासोनिक स्पाई के अंदर है वो अल्ट्रासाउंड वेव, अल्ट्रासाउंड तरंग का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में इसने बोला है
बी अल्ट्रासोनिक रिमूवेबल ऑफ यहाँ पे पेस्टिसाइड्स फ्रॉम ए प्लांट बॉडीज, यानी जो पौधे हैं, पौधे के शरीर से कीटनाशकों का अल्ट्रासोनिक से निष्कासन करना, कीटनाशकों का अल्ट्रासोनिक से निष्कासन करना, तो ये नहीं होगा भाई। कोई पादप है, पादप के जो पत्तियों के ऊपर जो कीटनाशक होते हैं उसको साफ करने के लिए क्या अल्ट्रासाउंड तरंग का यूज किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जाता भी। आगे आपके पास में है बी ड्रिलिंग होल। ड्रिलिंग होल का मतलब होता है छेद। ड्रिलिंग होल और मेकिंग कट ऑफ डिसर्ड शेप, यानी छेद करना या फिर इच्छित आकार में कटौती करना, विच्छेद करना, या फिर कोई चीज आप कट कर रही है, कोई भी चीज है वो आप कट करें तो उसके अंदर भी क्या है अल्ट्रा वेव्स यानी अल्ट्रासाउंड तरंगों का यूज किया जाता है। भी बिल्कुल सही बात है, कोई चीज कट करने के लिए भी अल्ट्रा वेव्स का यूज किया जाता है। उसके बाद में इसने बोला भी धातुओं में कोई दोष है, धातुओं के अंदर कोई मेटल है उसके अंदर कोई दोष है, तो उस दोष को दूर करने के लिए भी क्या है अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज किया जाता है उस दोष को पता करने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। पादपों की पत्तियों के ऊपर जो कीटनाशक होते हैं उसको साफ करने के लिए अल्ट्रा वेव्स का यूज नहीं किया जाता। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, when element are arranged in the order of increasing atomic mass, the property of the first element is similar to those of the 18 element, like with musical notes, this law is now as, यानी इसने ये बोला है भी इसके अंदर जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है वो 8वें एलिमेंट के बराबर था भी। जब तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए यानी आरोही क्रम में जब इसको व्यवस्थित किया गया, तो वह पहले तत्वों के गुण 8वें तत्वों के गुण के समान थे, जैसे कि संगीत के सुरों के साथ। तो इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है भी संगीत के सुरों यानी अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम है वो किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ अष्टक नियम दिया था। इन्होंने क्या बताया था भी पहले तत्वों का जो गुणधर्म है वो 8वें तत्वों के गुणधर्म के बराबर है भी। न्यूलैंड्स ने अपना जो ये अष्टक नियम दिया था वो कब दिया था? 1865 के अंदर दिया था भी, ठीक है। न्यूलैंड्स के समय, न्यूलैंड्स ने जब अपना अष्टक नियम दिया उस समय 56 तत्व ज्ञात थे भी, टोटल है वो 56 तत्व ज्ञात थे। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है वो कहां तक लागू हो पाया? ये कैल्शियम तक लागू हो पाया भी, कैल्शियम तक लागू हो पाया। न्यूलैंड्स के समय पहला तत्व कौन सा था और अंतिम तत्व कौन सा था? तो पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व है वो थोरियम था भी, अंतिम तत्व थोरियम हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में ट्रिपलेट क्या क्या बनते थे? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये दो ही ट्रिपलेट बनते हैं। उसके बाद में मेंडलीफ लॉ आया था 1869 में। 1869 में मेंडलीफ ने अपना नियम दिया था और ये इन्होंने बताया था भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है वो तत्वों को व्यवस्थित किया था भी। मेंडलीफ के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 तत्व ज्ञात थे भी, ठीक है। और मेंडलीफ की एक सबसे बड़ी समस्या यह थी भी मेंडलीफ ने एक प्रकार से समस्थानिकों को, मेंडलीफ है वो समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया अपनी आवर्तसारणी के अंदर। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में मेंडलीफ ने जो अक्रिय गैसें थी, अक्रिय गैसें मेंडलीफ की आवर्तसारणी के बाद में उत्पन्न हुई थी, ठीक है, पता लगा था। तब मेंडलीफ की जो अन्य तत्वों की जो अरेंजमेंट थी उसको छेड़े बगैर ही क्या है इसको अलग से अक्रिय गैसों को स्थान मिल गया था भी। उसके बाद में यहां पे मेंडलीफ ने अपने भविष्य में अन्य तत्वों की भी खोज होगी, तो इस आधार पर उन्होंने क्या है 4 तत्वों की यहाँ पे कुछ एक जगह छोड़ी थी भी और उस स्थान पे वो तत्व आ गए थे। तो एक तो एका बोरोन नाम का था भी, ठीक है। और फिर उसके बाद में एका सिलिकॉन और फिर आता है आपका एका एल्यूमिनियम। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है भी एका एल्यूमिनियम की जगह कौन आया, एका सिलिकॉन की जगह कौन आया, ये पूछेगा भी। और एका मैग्नीशियम नहीं है, ये एका मैग्नीज है भी। एका बोरोन की जगह स्कैंडियम आ गया था भी, एका बोरोन की जगह स्कैंडियम। और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम, एका सिलिकॉन की जगह है
वो जर्मेनियम आया था अभी, ठीक है। और एक का एल्यूमिनियम की जगह है वो गैलियम आया था अभी, यहां पे गैलियम आ गया था। और एक का मैग्नीज की जगह है वो टेक्नीशियम आ गया था अभी। थोड़ा सा कोऑपरेट करना भी हिंदी के अंदर, ठीक है ना। बोल में सही रहा हूं, थोड़ा सा अगर गलती से लिखे जाए तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना भी। उसके बाद में यहाँ पे डोबेराइनर का त्रिक नियम था भी। डोबेराइनर ने त्रिक नियम ट्रिपलेट दिया था, वो 1817 के अंदर दिया था भी, 1817 के अंदर दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था भी पहला तत्व, जब तत्वों को क्या है आरोही क्रम में सेट किया जाता है, आरोही से छोटा से बड़े क्रम में सेट किया जाता है, तो पहले तत्वों का द्रव्यमान और तीसरे तत्वों का द्रव्यमान है, उनका जो औसत है वो जो मध्य तत्व है उनके औसत के बराबर होगा भी। यानी पहले तत्वों का द्रव्यमान और तीसरे तत्वों के द्रव्यमान का औसत है वो दूसरे तत्वों के द्रव्यमान के औसत के क्या होगा, बराबर होगा। ये यहाँ पे डोबेराइनर ने बताया था। और डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम की खोज की थी भी। प्लेटिनम, ये क्वेश्चन 2018 और 2022 दोनों के अंदर पूछा गया है। 2018 में तो आगे आ जाएगा, अपन कर रहे हैं, और 2022 वाले क्वेश्चन में करवा चुका हूं भी, 99 क्लासों लगी हुई है, वहां से वो क्लासें भी आप देखिएगा बढ़िया तरीके से। तो डोबेराइनर ने सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज की थी। उसके बाद में यहाँ पे ट्रिपलेट पूछा जाता है। ट्रिपलेट है ये आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। फिर आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये बेरियम, BA बेरियम होगा, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इनके 3 ट्रिपलेट बनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पर बात करते हैं यहाँ पे मोजले की पीरियोडिक टेबल। मोजले आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोजले को कहा जाता है, और आधुनिक आवर्त नियम दिया था मोजले ने 1913 में। उन्होंने क्या है परमाणुओं को, उन्होंने परमाणु को किस क्रम में रखा था भी, परमाणु द्रव्यमान न होकर के परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने क्या है आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पे आधारित है भी, परमाणु क्रमांक के आधार पर है। और मेंडलीफ है वो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान के ऊपर लेके चले थे। ये चीजें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है बी इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइज एग गेट इम्प्लांटेड इन द लिनिंग ऑफ, यानी जो मनुष्य में निषेचित अंडाणु है वो किसकी परत में प्रत्यारोपित हो जाता है भी। तो देखो भी आपको ये पता होगा भी निषेचन कहां पे होता है, निषेचन कहां पे होता है, तो निषेचन है वो एक प्रकार से अंडवाहिनी कोशिका के अंदर होता है भी, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है भी, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर है वो क्या हो गया, निषेचन हो गया। जैसे ही निषेचन हुआ उसके बाद में जाइगोट बनेगा भी, क्योंकि यहां पे ये अंडाणु प्लस में शुक्राणु, अंडाणु प्लस में शुक्राणु के मेल को अपन निषेचन बोलते हैं, और क्या बनता है युग्मनज बोलते हैं भी, युग्मनज, ठीक है। और लगभग है ये जब 32 सेल का युग्मनज बन जाता है, जब जाइगोट है ये 32 सेल का हो जाता है, 32 सेल का हो जाता है, तब इसमें क्या हो जाता है, तब ये है वो गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर है वो एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के अंदर 3 लेयर पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है। एंडोमेट्रियम सबसे लास्ट में एंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब जब ये 32 सेल का जब युग्मनज भ्रूण बन जाता है तो उस समय है वो कहां पे आएगा, ये गर्भाशय के अंदर आ जाएगा भी, और गर्भाशय में एंडोमेट्रियम लेयर से जुड़ जाएगा भी, एंडोमेट्रियम लेयर से जुड़ जाएगा, और उनके चारों ओर है वो एक गोल सा बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा, किसका गोल होगा, वो आपका एक प्रकार से अपरा या फिर प्लेसेंटा बोलते हैं इसको अपरा भी बोलते हैं और प्लेसेंटा भी बोला जाता है। और ये क्या करता है, ये भ्रूण का एक प्रकार से पोषण भी प्रदान करता है, जो इसके द्वारा उत्सर्जन है उसको भी बाहर निकालता है, ठीक है। तो जो खनिज लवण पोषक तत्व देता है वो अपरा या फिर प्लेसेंटा, एक ही बात है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय। तो ये कहां पे इम्प्लांट होता है, कहां पे प्रत्यारोपित होता है, तो ये गर्भाशय के अंदर, और फिर गर्भाशय के अंदर 9 माह तक
9 माह तक पालन पोषण गर्भाशय के अंदर ही होता है भी इसका, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब बोला गया भी द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है भी आपका संवेग, संवेग का मात्रक क्या है, संवेग का मात्रक क्या है, तो संवेग का मात्रक होता है मीटर प्रति, क्यों गर्गी सरकार है क्या। संवेग का पहले देखो पी, संवेग को पी से लिखते हैं, पी बराबर होता है एम वी। एम क्या आता है यहाँ पे, मास, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं भी। और वी यहाँ पे क्या है, वेग है, वेग को किस में मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड लगा दो भी इसके आगे, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों को मिला लो तो केजी मीटर प्रति सेकंड आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आई क्या। आगे देखो भी संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, तो ये बल के समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है। ये एएलपी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के अंदर। तो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती होती है, और ये किस लॉ से है, तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ से है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है बी इफ 3 रेसिस्टेंस 10 ओम, 8 ओम एंड 7 ओम आर कंडक्टेड इन सीरीज, देन द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन द सर्किट। आपको बोला गया है भी 10 ओम का और 8 ओम का और 7 ओम का 3 प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम के अंदर लगाया गया है। तो आपको क्या है, तुल्य प्रतिरोध आपको पूछा है। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आपको पता है भी श्रेणी क्रम सीरीज होती है, सीरीज के अंदर जब अपन तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो डायरेक्ट जोड़ते हैं भी, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ये कंडीशन होती है भी। अगर यहीं पे समांतर क्रम में होता तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, इस प्रकार से जोड़ते। तो इसको डायरेक्ट जोड़ लो भी, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर में 10 प्लस में 8 प्लस में 7, तो 8 और 7 15 और 10 25, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 25 ओम आ जाएगा भाई। याद रखना जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है भी। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भी, ओम होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक चीज अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, या ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। पढ़ने और पढ़ाने का मजा कब आता है भी, जब पढ़ने वाले होते हैं, और पढ़ने वाले कब आएंगे, जब आप अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भी क्लासों को, ठीक है। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा भी। अगर आप नोट्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मिल जाएंगे। टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, उस नोट्स के फोल्डर के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मिल जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से उनको डाउनलोड कीजिएगा और आप उनकी कॉपी निकलवा सकते हैं भी अच्छे तरीके से। अगर आपने इन तीनों नोट्सों को याद कर लिया तो साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आपके नोट्स है वो 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके ऊपर आधारित बनाई गई है भी, और तीनों की लैंग्वेज है वो हिंदी मिलेगी, ठीक है। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बढ़िया तरीके से याद करो भी, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लोगे तो 25 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी के अंदर, उसमें से 20 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने से कोई नहीं रोक सकता, ये अपनी गारंटी है। लेकिन शर्त ये है भी बढ़िया तरीके से तीनों के तीनों अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। केमिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं भी 24 क्लासों के अंदर, तो वो आप क्लासें देखिएगा। और बायोलॉजी का अभी आपको चल रहा है, 16-17 क्लासें हैं वो आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही भी, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।